हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कि ब्रिटिशर्स जिन 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे उसका हम सेकंड पिलर देखेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पिलर देख लिया था जिसमें हमने सिविल सर्विसेज के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम देखेंगे अबाउट आर्मी। आर्मी जो थी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेकंड मोस्ट पावरफुल पिलर अगर इनके लिए था तो वो आर्मी ही थी आफ्टर सिविल सर्विसेज। तीसरा पिलर हमने देखा था पुलिस। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी के। तो सबसे पहले तो आर्मी ने हेल्प करा था ब्रिटिशर्स को मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स को कॉन्कर करने में। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, फॉरेन थ्रेट से प्रोटेक्ट करने का काम था आर्मी का कि कोई फॉरेन से अगर इन्वेड करने की ट्राई करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन ऑफ डिफेंस होती थी वो आर्मी की हुआ करती थी। और इंटरनल रिवोल्ट ना हो जाए उसके ऊपर आर्मी चेक रखा करती थी। ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को सेफ करके रखा करती थी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो कॉलोनियल पोजेशंस हुआ करती थी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, वो चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो या यूरोप हो, तो वहाँ पे कौन चेक रख रहा है इस टाइम पे? ब्रिटिश आर्मी। 1857 से पहले अगर देखें तो 2 सेपरेट सेट हुआ करते थे मिलिट्री फोर्सेस के अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, जिनको आज भी इंडिया के अंदर ऑपरेट किया जाता है। फर्स्ट सेट ऑफ यूनिट क्या था? उसको हम बोलते थे क्वींस आर्मी, जो कि सर्व कर रही थी ट्रूप्स ऑन ड्यूटी इन इंडिया। उसके अलावा अदर जो थे कंपनी ट्रूप के अंदर, दैट वाज द मिक्सचर ऑफ यूरोपियन। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता था, 2 तरह के लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। एक तरफ से आएंगे यूरोपियन और दूसरी तरफ से आते थे नेटिव लोग। नेटिव लोग को भी आर्मी में इंक्लूड किया जाता था, पर क्या था कि कमांडिंग रैंक पे कौन रहा करता था? सिर्फ यूरोपियंस रहा करते थे। बाकी जो नेटिव्स हुआ करते थे दे यूज्ड टू असिस्ट दीज यूरोपियन कमांडर्स। एंड ये जो आइडिया था कि कभी भी इंडियंस को हम कमांडिंग पोजीशन पे नहीं रखेंगे, अदरवाइज ब्रिटिशर्स का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इनको ये चीज़ क्लियर थी। तो 2 पिलर्स हमने अभी तक देख लिए। फर्स्ट पिलर क्या था? सिविल सर्विसेज का। एंड सेकेंड पिलर यहाँ पे था आर्मी का। एंड थर्ड जो पिलर आएगा वो है पुलिस से रिलेटेड। पुलिस का मेन काम क्या रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का रहेगा। लैंड रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। थर्ड पिलर ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अब जो मेन फिगर आएगी वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया। इंडियन सिस्टम के अंदर जो थाना सिस्टम है ना, वो इसी से इमर्ज होता है। जब पुलिस को ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो थानास का कॉन्सेप्ट चल पड़ता है, जहाँ पे दरोगा हेड हुआ करते थे, कोतवाल हेड हुआ करते थे, और जो भी कोतवाल हुआ करते थे ये फर्दर दरोगास को हेल्प किया करते थे जो भी काम काज हुआ करता था। बाद में क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको डीएसपी भी हम बोलते हैं, तो डीएसपी का रैंक आ जाता है और इसको हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर का रैंक मान लिया गया एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाम पे लिखा है ना डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, तो सबसे ऊपर की जो पोजीशन पुलिस के सेक्टर में होगी वो डीएसपी की होगी। तो पहले क्या था? थाना सिस्टम आया। थाना सिस्टम आने के बाद किसने हेड किया? मेनली दरोगा ने हेड किया। दरोगा को कौन हेल्प किया करता था? कोतवाल किया करता था। और इनके बाद फिर फर्दर हाईएस्ट रैंक किसको दे दिया गया? फिर दे दिया गया डीएसपी को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बड़ा ओहदा था वो डीएसपी का हुआ करता था। रेगुलेशन ऑफ 1791 में क्या क्या चीज़ें ऐड करेगी, तो उसमें बताया गया कि क्या पावर्स रहेंगी, क्या फंक्शन रहेंगे पुलिस सुपरिटेंडेंट के। 1808 में लॉर्ड मायो आ जाते हैं। इनको एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिक्लेयर कर दिया जाता है हर एक डिवीज़न में। और इनको बहुत सारे स्पाइज हेल्प किया करते थे कि क्या चल रहा है देश के अंदर, वो सारी स्पाई जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया करते थे आगे जाके। स्पाइज कौन थे यहाँ पे? तो वो थे गोएंदास। गोएंदास वर एक्टिंग एज अ स्पाई। तो बहुत सारे स्पाई जो थे दे वर हेल्पिंग द ब्रिटिशर्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्रेडिट दिया जाता है इन द एलिमिनेशन ऑफ ठगी। ठगी जो ठग करने वाला काम था उसको किसने एलिमिनेट किया था, उसका क्रेडिट दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। जो पावर थी ज़मींदार की एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट के पास। देख रहे हो ना आपकी कहाँ से ये ट्रेडिंग कंपनी है और कहाँ भी ये पूरी तरह से पॉलिटिकल फोर्सेस में आई। अब तो जो रैंक इंडियंस के होने चाहिए थे उस पर भी ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे पुलिस के अंडर द ब्रिटिशर? सबसे पहला तो वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, नियम कानून मेंटेन करना किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी गांव के अंदर। क्राइम्स को चेक करना, जैसे कोई कहीं पे लूट हो रही है, कहीं पे चोरी हो रही है, बड़ी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और रिबेलियन अगर इमर्ज कर रहे हैं, इतने सारे रिबेलियन हमने पढ़े, तो सबको सप्रेस भी तो कर रहे हैं ना। तो सप्रेस सरकार तो आएगी नहीं, सप्रेस करने के लिए कौन आएगा? पुलिस आएगी। तो जितने भी रिबेलियन हो रहे हैं उनको सप्रेस किया करते थे ये सारे पुलिस ऑफिसर्स।
जो विलेजेस थे उनके ऊपर चेक रखा गया वाया चौकीदार्स, ठीक है। इनका जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हुआ करता था ये विलेज मैन उठाया करता था। कोई ना कोई मुखिया होता था ना किसी भी गांव का, तो उसका जो हेड हुआ करता था मेन विलेज मैन जिसको बोला करते थे, वही चौकीदार को सैलरी वगैरह दिया करता था। और फौजदार के बारे में अगर बात करें तो ये रूरल डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे। बाद में जो फौजदार थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था डीएम के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ। तो ये थे तीन पिलर्स जो हमने देख लिए जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स की नींव बनी। ऐसे थोड़ी वो एक्सपांड कर गए, किसी ने तो साथ दिया। तो सबसे पहला साथ दिया सिविल सर्विसेज, दूसरा साथ दिया पुलिस ऑफिसर्स, पहले आर्मी फिर पुलिस ऑफिसर्स, 3 मेन पिलर। अब देखेंगे जुडिशियल सिस्टम कैसे फ्लरिश कर रहा है उस टाइम पे। कॉमन लॉ सिस्टम अगर देखें तो रिकॉर्ड जितने भी हमें रिकॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड, वो हमें कहाँ से मिलते हैं मेनली, तो जो मेयर कोर्ट था मद्रास बॉम्बे कैलकटा का 1726 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट तो जाके 1774 में एस्टेब्लिश करा गया था बंगाल के अंदर, पर उससे पहले भी तो होंगे ना छोटे मोटे कोर्ट्स। तो मेयर कोर्ट जो हुआ करता था वहाँ से हमें ट्रेसेस मिलते हैं अबाउट द जुडिशियल सिस्टम बिफोर 1773। पहला जो कंक्रीट स्टेप लिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो किसने लिया था, वो लिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बना दिया था जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट एस्टेब्लिश था। 1793 के अंदर कॉर्नवालिस कोड आ जाता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्वेनेट भी जिसको हमने बोला, कॉर्नेट बोल लो या फिर जिसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ चुका था। तो ये आ जाता है 1793 के अंदर, जिसके अंदर सिविल क्रिमिनल और कमर्शियल केसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाता था। सिविल यानी कि कोई लैंड डिस्प्यूट हो गया, किसी की लड़ाई हो चुकी है, क्रिमिनल किसी का मर्डर हो गया है या बड़ी डकैती हो रखी है, कमर्शियल केसेस कोई बिजनेस रिलेटेड केस आ रखा है तो कमर्शियल वाले सेक्टर में जाया करता था। तो जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने काफ़ी सारी पावर ऑफ पार्डन वगैरह को एंजॉय किया, कम्यूटेशन पावर को एंजॉय किया। पार्डन क्या होता था, माफ़ी दे सकता है किसी भी क्रिमिनल को, पूरी तरह से माफ़ कर दिया। कम्यूटेशन में क्या हुआ, किसी को रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट दी थी, मतलब जेल तो हो रखी है 2 साल के लिए पर रिग्रेस है, पिटाई होगी उसकी, काम करवाया जाएगा खूब सारा, तो रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट, पर उसको डिक्रीज़ कर दिया गया सिंपल इम्प्रीजनमेंट से। मतलब अब पिटाई वगैरह नहीं होगी, ज़्यादा काम भी नहीं करवाया जाएगा, बस 2 साल के लिए जेल में रखा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करवा दिया जाएगा। दैट इज़ कम्यूटेशन। प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होती हैं आपत्तियों पॉलिटी के अंदर, तो कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। विलियम बेंटिक की अगर बात करें 1831, तो इन्होंने क्या किया, ही व्हाट ही डिड, जो प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करते थे अपील के, उनको सिविल और क्रिमिनल केसेस उसमें भी ऐड कर दिए गए। तो मतलब प्रोविंसेस पे जो हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह के तो आगे, पर प्रोविंशियल लेवल पे भी जो कोर्ट्स हुआ करते थे उसमें 2 सेक्टर बना दिए, एक सिविल केसेस और दूसरे क्रिमिनल केसेस। गवर्नमेंट ने एक लॉ कमीशन को अपॉइंट किया 1833 के अंदर। लॉर्ड मैकॉले जो थे उनको फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया इस कमीशन का। और ये जो कमीशन था इसमें हमें सजेशन दिया जाता है कि इंडियन पीनल कोड बनाना चाहिए। आईपीसी 1860 पढ़ते हो ना आप, इंडियन पीनल कोड 1860, पर अब क्या बन चुका है, ये भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता बना दिया है, अब इसको नाम बदल दिया है, कुछ सेक्शंस जो हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। उसके अलावा जो आईपीसी है 1860 का, आज के टाइम पे अगर पढ़ोगे अब तो भारतीय न्याय संहिता वर्ड यूज़ करेंगे, उस टाइम पे पढ़ेंगे तो इंडियन पिनल कोड। इवन 2023 से पहले का भी क्या यूज़ करते थे, आईपीसी ही वर्ड यूज़ किया करते थे। और 2024 से एक्चुअल में हमने भारतीय न्याय संहिता वर्ड यूज़ करना शुरू किया। तो यहाँ पे अब क्या है कि सिविल प्रोसीजर कोड आ गया, इसके अंडर एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया। अब ये तो 1860 की बात चली है ना, तो एक आ गया सिविल प्रोसीजर जिसमें सिविल मैटर्स देखे जाएंगे, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है, मतलब लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। क्रिमिनल में भी लोग ही होंगे पर इन्होंने बड़े बड़े ऑफेंस करे होंगे अब, ठीक है, हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व होंगे, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ जाएगा। सर इंग्लिश इम्फे जो थे इनको फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा बोला जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ पे अब चीफ जस्टिस भी तो चाहिए थे। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा इंट्रोड्यूस करेंगे वो थे सर इलिजा एम्फे। हाइडे, लिनेस्टे, तो वो सारे इनके साथ सबऑर्डिनेशन में थे, बट स्टिल फर्स्ट जो हम देखते हैं वो सर एलिजा एम्फे को देखते हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा। हायरार्की अगर देखोगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम की, तो एक हम देख रहे हैं सिविल, दूसरी तरफ देख रहे हैं क्रिमिनल। पहले सिविल की बात कर लेते हैं। सिविल वाले जो जुडिशियल सिस्टम हुआ करता था उसको हम बोलते थे सरदार दीवानी अदालत, सरदार दीवानी अदालत। इसमें जजेस आते थे जिनको काजी असिस्ट किया करते थे, मुतिफ्स आते थे, पंडित्स आते थे, ये सब जजेस को असिस्ट किया करते थे अपने अपने धर्म के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक लाइन आ गई रिलीजन की सॉरी। उसके अलावा प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील भी बनाए गए सिविल कोर्ट्स के ही अंडर, जैसे
ढाका में, कैलकाटा में, मुर्शिदाबाद, पटना, तो कहीं ना कहीं इसी बेल्ट में अभी बात हो रही है इस रीजन में। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत बना दी गई, उसके अंडर रजिस्ट्रार कोर्ट्स बना दिए गए और उसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बनाए गए। अब इसके बाद क्रिमिनल के बारे में बात करें, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को क्या बोला जाता था, तो उसको बोलते थे सरदार निज़ामत अदालत। सरदार निज़ामत अदालत कोर्ट ऑफ सर्किट बना दिया गया एक प्रोविंस के अंदर, और ये जो डिस्ट्रिक्ट होती थी वहाँ पे फौजदारी अदालत बना दी गई। इंडियन ऑफिसर के ही अंडर हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट फौजदारी जो अदालत होता था। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को? इट वॉज एस्टेब्लिश बाय वॉरेन हेस्टिंग। और इन्होंने रिफॉर्म जो लाए थे इसके अंदर, वो किसने लाए थे, दैट दे वर ब्रिंग बाय कॉर्नवेलिस। लोअर कोर्ट्स बनाए, लोअर कोर्ट्स को हेड करेगा इंडियन मैजिस्ट्रेट। दरोगा ये अदालत बनाई, दरोगा ये अदालत जो थी ये दरोगा के अंडर हुआ करती थी, ये तालुका लेवल पे थी, ब्लॉक लेवल पे हुआ करती थी। अब सोशियो कल्चरल पॉलिसीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर कमर्शियल इंटरेस्ट वगैरह को ध्यान में रखते हुए देखें तो रिफॉर्म्स करे तो जा रहे हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, पर लिमिटेड स्केल पे, ठीक है। कैपिंग लगा दी जा रही है, लिमिट्स में कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत वाइड तरीके से कर रहे हैं, ओनली विद अ लिमिटेड पर्पस। इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को अडॉप्ट किया रिलीजियस, सोशल, कल्चरल डोमेन्स के अंदर ऑफ नेटिव इंडिया एटलीस्ट टिल 1813 तक। जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ जाता है तो तब तक यहाँ पे रिफॉर्म्स तो चले हैं, पर लिमिटेड तरीके से चले हैं, ऐसे नहीं कि बड़े खुले दिल से कर रहे हैं। और जैसे ही चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ जाता है तो थोड़े से हमें मॉडर्निटी की तरफ देखने को मिलती हैं चीज़ें, कि अब इंडिया को भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की ये ट्राई कर रहे हैं, एक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। एक्चुअली इनको लगता था, एक थ्योरी में ये बिलीव करते थे, दैट इज़ वाइट मैन बर्डन। इनको लगता था कि ये सभी को सभ्यता सिखाने के लिए आए हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे थी, सबसे पुरानी सभ्यता अपने उस टाइम पे। अब इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही था ना, 1947 में पार्टीशन हुआ जाके, तो उससे पहले तो इस वाली बेल्ट पे क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, IVC। और सबसे पुरानी सिटी हड़प्पा सिटी, वो भी कहाँ पे आती है, इसी सिविलाइजेशन के तहत आती है। तो इनको लगता था कि ये सभ्यता सिखा रहे हैं बाकी सभी को। प्रोग्रेसिव मेजर्स भी लिए कुछ कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर, जैसे सती प्रैक्टिस हुआ करती थी इंडिया के अंदर, वेरी ब्रूटल, जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था। तो 1829 में विलियम बेंटिक का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इन एबोलिशन ऑफ 1829। विलियम बेंटिक जो थे उनकी बहुत अच्छी बनती थी राम मोहन रॉय जी के साथ, राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा वॉज द टाइटल दैट वॉज गिवन बाय विच मुगल एम्परर, याद करो, सेकेंड लास्ट एम्परर आते हैं, कमेंट में लिखना ज़रूर से। तो गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अबॉलिश की थी प्रैक्टिस ऑफ सती। 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट लाया जाता है कि पहले विडोज़ को मैरिज नहीं करनी दी जा रही है, अगर बच्चे हो रखे होते तो उस केस में फिर जलना नहीं पड़ता था, पर अगर कुंवारी होती थी तो जलना पड़ जाता था। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा था, लड़कियों को मार दिया जाता था, अगर पैदा होने पर जैसे पता चलता था कि लड़की हो रखी है तो उसको मार दिया जाता था, दफना दिया एंड सो ऑन। तो इसको भी बैन कर दिया गया था इन 1870। तो एज ऑफ कंसेप्ट में पहले बच्चों लड़कियों की जो मैरिज थी बहुत ही जल्दी करवा दी जाती थी, बिलो द एज ऑफ 12 ईयर। अब 12 ईयर के बाद कर दी गई, तो एज ऑफ कंसेंट इंक्रीज़ कर दिया गया 1891 के अंदर। और अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 20 साल के बाद, जो स्लेवरी थी इंडिया के अंदर, ठीक है, स्लेवरी दास सिस्टम जो हुआ करता था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अब जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि कैसे हम इंडियन की जो क्लास है उनको एडुकेट करें, पर एक तरीका इन्होंने जो यहाँ पे अपनाया वो ये था कि सभी को नहीं करेंगे, लिमिटेड, और लिमिटेड में भी जो सुपीरियर कास्ट के हुआ करते थे। और इन्होंने ये बोल दिया कि सुपीरियर को करेंगे और फिर ये इन्फीरियर को खुद ही कर देंगे, बस। वहीं से अब जो सुपीरियर और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स था इंडिया की सोसाइटी में वो और ज़्यादा इमर्ज कर गया, कास्ट के बीच में जो लाइन्स हैं वो और ज़्यादा इमर्ज कर गई। अब जो इंडियंस हैं जो सो कॉल्ड लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, अब वो सुपीरियर कास्ट के अगेंस्ट रेस करने वाले थे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा तो लगा रही है इंडियंस एजुकेशन के ऊपर, पर लिमिटेड, ठीक है, और ताकि जो गवर्नमेंट है वो एक स्मूथ तरीके से चल सके। इंडियंस को पता होगा ना कि इंडियन जो लोग हैं उनको चाहिए क्या, तो इसी वजह से अब इंडियन की एजुकेशन पे पैसा लगाया जाने लगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक्सट्रीम चेंजेस पे ज़्यादा फोकस नहीं अब किया। कैसे एक्सट्रीम चेंजेस, जैसे इन कल्चर, रिलीजन, जो इंडियंस के मैटर हुआ करते थे उसमें ज़्यादा ना इन्वॉल्व होके पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे।
तो अप्रोप्रिएट तरीके से ये तो नहीं बोल सकते कि पूरी ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गए, नो, पार्शियल मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गए, पार्शियल मॉडर्नाइजेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग इट इन सम रिस्पेक्ट एंड ब्लॉकिंग इट टू अनदर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेंगे, पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।